चलिए, आवाज नहीं। चलो, फटाक से बैठ जाइए और थोड़ा टाइम का ध्यान रखें। अलमदार जो है बाहर से आ रहा है। आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलिए, क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए, अब फटाक से हेडिंग डालिए। 1857 की बढ़िया आधुनिक राजस्थान का इतिहास, और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में पहला ही टॉपिक जो है 1857 की क्रांति। पहले तो आवाज अपनी एकदम बंद कर दे और अपने नोटबुक पर ध्यान दे। बिल्कुल, उनको भी मेरा याद कर देना, भाद्रा वालों को। बिल्कुल, चलिए जी, बिल्कुल चेतन लाल जी, मस्त रहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, चलिए। हाँ जी, बिल्कुल मस्त रहो, मौज करो। अब सुनो अच्छे से। पहले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ भी मत लिखो और बोर्ड की तरफ देखो। छापते हुए तो तुम, हाँ, पहला टॉपिक मैंने लिया है 1857 की क्रांति। अब पहली चीज तो, हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ो तो मैंने आपको हमेशा कहा है, एग्जामिनर जो करता है उस टॉपिक से रिलेटेड अब बहुत कम सवाल बनाता है, और वो जो ज्यादातर सवाल बनाता है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक जानकारी में से बनाता है। किस में से? बेसिक जानकारी में से। तो आप पहला ही पॉइंट, क्रांति पढ़ रहे हो तो सबसे पहले इसी टॉपिक से पूछो, इसी से पूछो कि 1857 में ही ऐसा क्या हुआ कि क्रांति हुई। 1850 की क्रांति क्यों नहीं हुई, 1871 की क्रांति क्यों नहीं हुई, और इसके पहले क्रांति क्यों नहीं हुई, उससे हमें पता चलेगा। तो सुनना, इंडियन हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि भारत में व्यापार करने के लिए खूब सारे देश आए थे ना। उसी दौरान आई थी ईस्ट इंडिया, आई थी। इसके पहले पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच वगैरह खूब आए थे। अब आप ही मुझे जवाब दो, अभी आईपीएल हुआ ना, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें कितनी टीमों ने भाग लिया? 10, 11, 12, जितनी भी थी। पर फिर मैं जितना पूछ रहा हूं उतना ही बताओ। 10 ने भाग लिया, पर कप फाइनल जीत कर कितनी गई? वैसे ही सुन लेना, इंडिया पहले, भारत जो था हर एक चीज से परिपूर्ण था। तो हर देश व्यापार करने के लिए, यानी 5-6 जो भी देश थे वो व्यापार करने के लिए आए, और हमारे देश की संपदा को लूट कर वो कहां लेकर जा रहे थे? बोलो, अपने देश लेकर जा रहे थे। तो बच्चा लोग हुआ क्या, वहां हर देश डेवलप होने लगा। तो जो बाहर से व्यापार करने के लिए आए थे तो उनमें कंपटीशन चला कि इंडिया के अंदर जितने कितने भी देश के अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं, इन सबको ठोक कर भगाओ और अकेले व्यापार करो। तो जितनी कितनी भी कंपनियां थी उनके बीच में भयंकर वाला क्या हुआ, संघर्ष हुआ, और सभी कंपनियों को भगा दिया गया। 2 ही कंपनियां बची। एक तो बची किसकी?
B10 की, जिसको तुम बोलते हो ईस्ट इंडिया, और इनके फाइटर जो थे, विरोध में जो थे, वो थे, बोलो, फ्रांसीसी। अब इंडिया के अंदर दो ही बच्चे, फ्रांसीसी और B10। इन दोनों के बीच में भी युद्ध होगा। इन दोनों में से जो जीतेगा वो एक तरफा व्यापार करेगा कौन से देश पर, और जो हारेगा वो सीधा चला जाएगा अपने कंट्री। कंप्लीट ना। इन दोनों के बीच में जितने कितने भी युद्ध हुए, इंडियन हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध हुए, इतिहास में इनको कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना गया। कौन से युद्ध? कर्नाटक के युद्ध। और फिर जो निर्णय निकला वो निर्णय निकला वांडीवास के युद्ध में। कौन सा युद्ध? अब वांडीवास के युद्ध में भिड़े, बोलो कौन? ब्रिटेन और, अरे बोलो, ब्रिटेन व फ्रांसीसी। और इन दोनों में जो युद्ध हुआ, इसमें जो विजय हुई, बोलो किसकी हुई रे? हारे कौन? फ्रांसीसी हार कर चले गए अपनी कंट्री। और ये जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ। अब सन देखो अच्छे से, 1760 के पश्चात एक तरफा हिंदुस्तान पर व्यापार किया, हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान पर शासन किया कौन सी कंपनी ने? तो 1760 में तो वो अस्तित्व में आई एकाधिकार के रूप में, यानी अकेली बच्ची। हाँ थी, ऐसे पिछले वाले देशों की भी कोठियां थी, पर ज्यादातर जो कोठियां थी, व्यापार जो कर रही थी, वो कौन सी कंपनी? अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन से संचालित होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सर्वे सर्वा अधिकारी कहलाता था, वो कहलाता था जीजी। क्या कहलाता था? जिसको तुम बोलते हो गवर्नर जनरल। और ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल भेजा जाता था कौन सी 10 से? हर समय के लिए भेजा जाता था। अगर गवर्नर जनरल अच्छा काम करता भारत में तो उसका समय काल बढ़ाया जाता, अगर अच्छा काम नहीं करता तो वापस। तो खूब सारे गवर्नर जनरल आए और सन आया 1798। तब गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड वेलेजली। बोलो कौन सा जली? लॉर्ड वेलेजली। ये आया और इसने दिमाग लगाया कि भारत के हर एक कोने में, हर एक रियासत में, हर एक राजा के दरबार में अंग्रेज एंट्री कैसे करे, इसके लिए मैं एक रूल्स बनाऊंगा। और इसने जो रूल्स बनाया, याद रखना, वो कहलाया सहायक संधि। बोलो कौन सी संधि? अरे बोलो कौन सी संधि? कौन सी संधि? लागू करने वाला कौन है? अरे बोलो कौन है? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली ने अंग्रेजों को कहा। अब हम राजस्थान पढ़ रहे तो राजस्थान की बात करेंगे, और जो अग्रिम भाग में जो छोरे बैठा है, कोई बिना फालतू की इंडिया की बात करके अपनी होशियारगी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि इंडिया की बात होते ही फिर हम हमारे मुख्य जो पॉइंट है उससे भटक जाएंगे। कंप्लीट ना। तो जो टॉपिक चलता है उससे रिलेटेड ही ग्रहण करो। तो बच्चा लोग, सहायक संधि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर आप पढ़ते ही हो कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। तो इन 19 रियासतें, हालांकि कुछ रियासतों का तो बाद में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की जाएगी, तो राजपूताना की जो रियासतें थी, हर रियासत में अंग्रेजों की एंट्री कैसे हो, इसलिए लॉर्ड वेलेजली ने अपने एक अंग्रेज अधिकारी को कहा कि राजपूताना के राजाओं के साथ संधि करो। कौन सी संधि? और ये सहायक संधि उनके साथ करो, उन राजाओं के साथ करो जो थोड़े कमजोर है, उन्हें
हमारी जरूरत है और हमें उनकी जरूरत है। तो बच्चा लोग 1857 की क्रांति पढ़ाने से पहले ही मैं आपको कारण बता रहा हूं कि क्रांति क्यों हुई। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला कारण आया सायक संधि। बोलो कौन सी संधि? अरे कौन सी संधि? इस सायक संधि को कंडक्ट किया बोलो किसने? बोलो लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इस संधि का टारगेट था कि जिस जैसे तैसे करके अंग्रेजों को प्रवेश करना है किसमें? रियासतों में। और ये संधि, ये जो नियम लागू करेगा, कब लागू करेगा रे? 1798 में। अब सुनो, सवाल सीधा पूछेगा, राजपुताना की पहली रियासत जिसने सायक संधि की, सही है कि नहीं? पहले सुन लो, सवाल सीधा पूछेगा। अगर सिंपली पूछे कि राजपुताना की पहली रियासत, प्रथम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ क्या की, सायक संधि की, कौन सी थी? और सवाल थोड़ा चटपटा बने, और आपके तो चटपटे ही बनेंगे क्योंकि फॉर्म बहुत ज्यादा है। देखो बेटे, छोरे बेटे तुम हो होशियार, इतनी देर हिस्ट्री पढ़ रहे थे राजवंशों की, तो बेटे भेज रहे थे राणा जी, परम भट्टारक, और अब मॉडर्न पढ़ने लगे हैं तो कह रहे हैं वाइस राय को हमारा गुड मॉर्निंग। क्या बात है। तो सुनो, सायक संधि, और सायक संधि सीधा पूछे कौन सी रियासत थी तो बिल्कुल सिंपल उत्तर। और सवाल अगर चटपटा पूछे सुरक्षात्मक एवं आक्रामक सायक संधि किसने की, तो याद रखना ऑप्शंस में बिल्कुल होगा कौन सा पुर। तो बिल्कुल उत्तर क्या राइट करोगे? कौन सा पुर? अरे कौन सा पुर? जो शुद्ध गलत है। हाँ, ठोकर यहां खा लेना एग्जाम में। अगर एग्जाम में ठोकर खाई तो 5 साल तक दर्द होगा, सिर्फ दर्द ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो सुनो, सिंपली सवाल पूछे राजपुताना की पहली रियासत जिसने की कौन सी संधि रे, तो सीधा कहोगे कौन सी पुर? भरतपुर के कौन से राजा ने? रणजीत सिंह ने। कौन से सिंह ने? अब सवाल पूछे कि राजपुताना की पहली रियासत जिसने सर्वप्रथम सुरक्षात्मक एवं आक्रामक सायक संधि की, वो कौन सी रियासत थी? तो याद रखना उत्तर चेंज, उत्तर हो जाएगा वर ही वर, और अलवर के जो राजा थे वो भी वर, बख्तावर सिंह। कौन से सिंह? बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? रिपीट कर लूं? पूछ लूं? पक्की बात? हमने टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया रे? 1857 की। 1857 की क्रांति के हमने पहले स्टार्ट किए कारण। क्या स्टार्ट किए? और कारण में मैंने नियम बताया कौन सा संधि? सायक संधि का जनक कौन था रे? कौन था रे? और इस संधि के तहत अंग्रेजों को जैसे तैसे किसमें प्रवेश लेना था? ये नियम कब कंडक्ट किया? कब किया? सबसे पहले सायक संधि किस रियासत ने की? किसने की? भरतपुर का राजा कौन था? और अगर सवाल ने पूछ लिया कि रक्षात्मक एवं आक्रामक सायक संधि किसने की? हाँ, फटाक से हेडिंग डालो सायक संधि। पहले लिखो प्रमुख कारण। प्रमुख कारण। प्रमुख कारण। कौन से कारण रे? बिल्कुल प्रमुख कारण। और प्रमुख कारण में पहला ही पॉइंट लिखोगे सायक संधि प्रणाली। सायक संधि
प्रणाली। प्रणाली पहला ही पॉइंट लिखोगे। देखो इसका अगर सही तरीके से जनक देखे ना तो एक फ्रांसीसी गवर्नर था, पर फ्रांसीसी तो इंडिया छोड़कर चले गए, तो फिर ज्यादातर जो राज किया वो कौन सी कंपनी ने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल लागू करेगा उसी को हम लिखेंगे। तो ये लागू किसने किया था रे? लॉर्ड वेलेजली। कब लागू किया? 1798। फिर सीधा पॉइंट लिखोगे, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी रे? भरतपुर थी। पॉइंट लिखोगे, भरतपुर के राजा कौन से सिंह ने? रणजीत सिंह ने कब की थी रे संधि? 29 सितंबर 1803 को संधि की। फिर वापस यहीं पर नोट लगाकर लिखोगे, अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक एवं आक्रामक, यानी जिस राजा ने की थी उसने अंग्रेजों के साथ थोड़ी टर्म्स और कंडीशन रख दी। रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि अलवर के राजा या अलवर रियासत ने की। अलवर रियासत ने की। फटाक से लिखिए। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करें और फिर देखिए अगर संशोधन हो जाए तो। लिखिए फटाक से। लिख लिया? अलवर का राजा कौन था रे? लिख लो नोट लगाकर। अलवर के राजा बख्तावर सिंह ने कब की थी रे? बोलो कितने नवंबर? 14 नवंबर 1803 को रक्षात्मक एवं आक्रामक सहायक संधि की। अभी भी कह रहा हूं अपने रजिस्टर को संभाल कर रखना, जब एग्जाम देकर आओगे तब मैं कहूंगा कि पेज संख्या खोलो वो और मैंने लिखाया था और ये देख लो तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। ये बात कान खोल के सुन लेना। कंप्लीट ना? लिख लो फटाक से। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? और नोट लगाकर लिखो, भरतपुर रियासत ने, कौन सी रियासत?
भरतपुर रियासत के राजा कौन से सिंह? रणजीत सिंह ने 2 बार सहायक संधि की। कितनी बार की रे? 2 बार सहायक संधि की। एक तो सबसे पहले की थी, लिख लोगे, प्रथम बार जो की थी, याद रखना, वो की थी, पीछे ही हमने लिखा है 29 सितंबर 1803। दूसरी बार बताएगा कोई? मर जाओगे। 10 अप्रैल 1805 को। फटाक से लिखिए। हाँ बिल्कुल फर्स्ट हुई थी, और आप जो बता रहे हो वो अधीनस्थ संधि है। मैं सहायक संधि की बात कर रहा हूं जिसने 2 बार की। कंप्लीट। चलिए, 23 नहीं है, 29 सितंबर है। चलिए, लिख लिया। अब फटाक से देख लीजिए, ये तो सहायक संधि जो कंडक्ट करने वाला था वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली। अब लॉर्ड वेलेजली ने ये सिस्टम किया, और इस सिस्टम के तहत राजपूताना की कुछ रियासतों में अंग्रेजों को क्या मिला? प्रवेश मिल गया, और बिल्कुल उन्होंने संधि के तहत प्रवेश कर लिया। अब इसके अलावा और कौन सी रियासतें थी? लिख लो फटाक से। सहायक संधि वाली रियासतें, पटको तो सही, पटको, ताकि पूरी फूटे और दहेज में। हाँ सुनो अच्छे से, सहायक संधि सबसे पहले लिखोगे कौन से पुर ने की थी रे? भरतपुर। कौन सा राजा था? रणजीत सिंह। उसके बाद आगे बढ़ोगे, अभी हमने पढ़ लिया कौन सा वर रे? अलवर का कौन सा सिंह? अरे बोलो, बख्तावर सिंह। उसके बाद आगे बढ़ोगे नंबर 3, उसके बाद आएगा आपके कौन सा पुर रे? और जयपुर का हमने पढ़ा था गत ही गत, जगत सिंह। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था रे? जगत सिंह द्वितीय। फिर नंबर 4 आएगा वाड़ ही वाड़, मारवाड़ यानी जोधपुर, और जोधपुर के थे मान सिंह। कौन से सिंह रे? मान सिंह। फटाक से लिख लीजिए। और फिर एक और लिख लो, पुर ही पुर। और धौलपुर के जो राजा थे जिन्होंने सहायक संधि की थी वो थे कीरत सिंह। कौन से सिंह रे? कीरत सिंह। सर पहले बताइए रियासतें कितनी? देखो, अब आंखें फाड़ के देखो, तभी कहता हूं मजनू कंट्रोल। ये देख लो, अब काउंट कर लो। बट एक तो 1.5 बहुत ज्यादा है। देखो टोटल कितनी हो गई? पर मैंने तुम्हें बताया कि भरतपुर ने कितनी बार की? अरे कितनी बार की? तो ऐसे देखे तो सहायक संधियां टोटली कितनी हुई? 6। पर भरतपुर ने कितनी बार की रे? भरतपुर। अगर सवाल पूछा सहायक संधि सबसे पहले कौन से पुर ने की? अरे कौन से पुर ने? और सवाल अगर पूछा रक्षात्मक है वो आक्रामक सबसे पहले किसने की? अलवर का कौन सा सिंह? बहुत बढ़िया। अब ये एक कारण पूरा हुआ, अब दूसरा कारण समझ लो। अब अच्छा लोग, आपको पता है वर्तमान की बात करूं तो हम रहते हैं कौन से थान में? अरे कौन से थान में?
और राजस्थान में पद जो होता है कौन से मंत्री का? मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं कितने साल बाद? अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो वो वापस आती कि नहीं आती, और नहीं करती है तो दे धमाधम चेंज होता कि नहीं होता। तो अब इस सिंपल सिस्टम को समझा रहा हूं। गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। कौन था रे? अब लॉर्ड वेलेजली के बाद गवर्नर जनरल चेंज हो गया, फिर आया बाद में, काफी बीच में 2-3 और आए, फिर आया लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन आया रे? अरे बोलो। अब ये आया 1813 में। बोलो कब आया रे? और इसने देखा कि एक गवर्नर जनरल कौन सा जली, इसने एक नियम कंडक्ट किया रियासतों के साथ सहायक संधि का। कौन सी संधि का? अब लॉर्ड वेलेजली ने कहा इस संधि के तहत कुछ रियासतों में हमें क्या मिल गया? अरे क्या मिल गया? तो अब मैं इसी संधि को कठोरता के साथ दूसरे नियम से लागू करूं तो वो कहलाएगी अधीनस्थ संधि। बोलो कौन सी संधि रे? अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। तो आप तो अच्छे से याद करो, गोली मार दो। अधीनस्थ संधि। अधीनस्थ संधि लागू कौन कर रहा है पहले तो यही बताओ, कौन कर रहा है? अब तुम कहोगे कि सर जी सहायक संधि और अधीनस्थ संधि में, बहुत बढ़िया। सहायक संधि के तहत तो कुछ रियासतों में क्या मिला? प्रवेश। और अधीनस्थ संधि के तहत हेस्टिंग्स ने कहा कि एक काम करो, जिन रियासतों में प्रवेश मिल रखा है धीरे 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 उस राजा के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में क्या करो? हस्तक्षेप। और धीरे धीरे उसकी पूरी शक्तियां अपने हाथों में ले लो और राजा को कर दो कमजोर। और फिर पास वाली रियासत को भी भड़काओ कि तू इस राजा पर क्या कर। जब पास वाला राजा इस पर अटैक करने आएगा तो कमजोर राजाओं को कहो कि हम तेरी सहायता करने को बैठे हैं, पर हमारे कुछ नियम कायदे होंगे। यानी कहा कि अधीनस्थ संधि के तहत राजा को अपने अधीन कर दो, वो चाहकर भी हमारे बिना कुछ कर नहीं सकता। वो सिस्टम कहलाया, वो प्रणाली कहलाई अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? ये लागू किसने किया रे? नियम किसने लागू किया? और लॉर्ड हेस्टिंग्स की इसी अधीनस्थ संधि। तो देखो अब सीधा सवाल बनेगा, राजस्थान की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की रे? अरे बोलो अधीनस्थ संधि। तब कहोगे, देखना एग्जामिनर पूछ कौन सी रहा है, और सबसे पहले ऑप्शंस में ठोकेगा, बी में ठोकेगा और सी में ठोकेगा रोली ही रोली, और छोरे का से रोलिए, और ठोक कर आएंगे कौन से पुर को, और बाहर आकर कहेंगे सिलेक्शन है। होगा क्या? क्योंकि उसने भरतपुर ठोका। भरतपुर तो कौन सी थी रे? और प्रश्न कौन सी पूछ रहा है? तो ठोकोगे कौन सी रोली? बोलो बोलोगे क्या? तो यहां पर एक पॉइंट ये तय करो कि अंग्रेजों ने जो संधियां की रियासतों के साथ कितने प्रकार की? एक सबसे पहले, और दूसरी कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? जो जैसे पूछे वैसे हमें क्या देना है? जवाब देना है, उत्तर देना। तो सुनो, सहायक संधि जो सबसे पहले की थी वो करौली ने की, और करौली का राजा था हरबख्शपाल सिंह। बोलो कौन सा सिंह? राजपुताना की हर रियासत ने क्या की? अधीनस्थ संधि सिवाय 3 रियासतों को छोड़कर।
कितनी रियासतें? अरे कौन सी रियासतें? तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, याद कराने के लिए मैं बैठा हूं। आप तो बस अच्छे से एपिसोड चुपचाप देखते रहो, बोले नहीं और मामला छपा नहीं। छापना चाहते हो तो भी आज काफी लखन लेकर आए हो, काफी शांत बैठे हो, क्या बात है। क्लैपिंग करो अपने लिए, बहुत बढ़िया। तो अब सुनो अच्छे से। अब अच्छा लोग बताओ, पहली रियासत जिसने अधीनस्थ संधि की कौन सी थी? कौन सा पाल? कौन सा पाल? हरवक्स पाल ने की थी 9 नवंबर 1817 को। कितने नवंबर? अरे बोलो, पहली रियासत है। तारीख कितनी? सन कौन सा? अब बच्चा लोग सभी ने की तो सीधा पूछेगा अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने अधीनस्थ संधि की? तो कहोगे रोही ही रोही। अरे कौन सी रोही रे? और सिरोही ने की थी 11 सितंबर 1823 को, और करने वाला था शिव सिंह। कौन सा सिंह रे? अरे कौन सा सिंह? रिपीट कर दूं? जवाब दोगे? फटाक से बताओ, सायक संधि के बाद कौन सी संधि हुई? अधीनस्थ संधि नियम को लागू किसने किया? और इस अधीनस्थ संधि को सर्वप्रथम करने वाली रियासत? अरे बोलो, अरे कौन सी रोली? और करौली का राजा कब की रे? 9 नवंबर 1817। भूल जाओ तो देखो, नवंबर में 9 आ रहा कि नहीं आ रहा है, और तारीख भी कितनी है, और आगे दोनों को जोड़ दो, 18 और 18 17। 9 नवंबर 1800 कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? सबसे अंतिम रियासत कौन सी रोही? तारीख क्या थी? 11 सितंबर 1823। और करने वाला कौन सा सिंह? हाँ, अब सुनो अच्छे से, पहले कह रहा हूं, अब सायक संधि हमने पढ़ी ना, यहां पर पढ़ी ना। अब रियासतों के राजाओं ने तो संधि की, और इसको लागू जो किया था, अच्छे से देखना, कौन से जली ने किया था? लॉर्ड वेलेजली संधियां करने के लिए नहीं गया था। लॉर्ड वेलेजली ने सायक संधि करने के लिए भेजा था एक किसको रे? अरे बोलो, अंग्रेज को भेजा था। तो सीधा सवाल पूछेगा, सायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? बोलो बोलो, क्या बोलेंगे सर? आए तो बोले। याद रखना, सायक संधि करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था लॉर्ड लेक। कौन था? कौन था? अरे कौन था? और अधीनस्थ संधि करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था चार्ल्स मेटकोप। अरे कौन सा कोप? अरे कौन सा कोप रे? अगर भूल जाओ तो नाम आ रहा है कोप, चाय पीते हैं, और वो कौन से रंग का है? मैट रंग का। तो मैट कौन सा कोप? कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? फटाक से पहले सायक संधि में एक पॉइंट लिखो। सायक संधि करने वाला, अरे हाँ, नवंबर 11वां महीना था, मैंने नवंबर की ट्रिक बताई, ये 9, ये तो मुझे भी पता 11वां था। लिखो फटाक से, आवाज नहीं, लिखो सायक संधि करने वाला, सायक संधि करने वाला, करने वाला अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कौन था रे? लॉर्ड लेक था। लॉर्ड लेक था।
उसके बाद सेकंड हेडिंग डालोगे कारण में या संधि में, लिखोगे कौन सी संधि? बोलो रे। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि, या शॉर्टली याद रखोगे अधीनस्थ संधि। संधि अच्छे से जैसे हमने वहां पर लिखा वैसे ही लिखोगे। गवर्नर जनरल कौन था जिसने इसको लागू किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। फिर लिखोगे सर्वप्रथम, या फिर एक वही पॉइंट लिख लो, रियासतों के साथ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी, बोलो कौन सा कोप था रे? चार्ल्स मेटकॉप था। चार्ल्स मेटकॉप था। फिर लिखोगे अगले ही पॉइंट में, चार्ल्स मेटकॉप की सहायता कर्नल जेम्स टोड ने की। याद रखना। लिखोगे इस संधि के तहत, सीधे पॉइंट लिखा रहा हूं पहले, इस संधि के तहत हर रियासत में, इस संधि के तहत मुख्य रियासतों में, लिखोगे मुख्य रियासतों में पॉलिटिकल क्या बिठाया गया रे? एजेंट बिठाया गया, नियुक्त किया गया। लिख लो। फटाक से लिखिए। अच्छे से आप पढ़ते जाओ और लिखते समय मन में बोल बोल कर लिखो, यहीं पर अच्छे से याद हो जाएगा। इस संधि के तहत मुख्य रियासतों में क्या नियुक्त किए गए? पॉलिटिकल एजेंट, क्योंकि अंग्रेज हर रियासत पर क्या करना चाहते थे? कंट्रोल करना चाहते थे। लिख लिया? अब लिखो, लिखो जल्दी लिखो। अब दोनों रियासतों का जिक्र कर दो, जो सबसे पहले की और सबसे लास्ट में की। फटाक से लिखो। लिख लिया सभी ने? पीछे चंदावल भाग, मध्य भाग, हरावल भाग। क्या बात है। लिखो सर्वप्रथम, नोट लगाकर दोनों पॉइंट। सर्वप्रथम सहायक संधि, सॉरी अधीनस्थ संधि। कौन सी संधि? अधीनस्थ संधि। बराबर करके लिख दो। कौन सी रियासत? करौली रियासत। राजा कौन? हरबख्श पाल सिंह। कब की थी रे? 9 नवंबर 1817। फिर लिखोगे सीधा अगला पॉइंट, नोट लगाकर सबसे अंत में
अधीनस्थ संधि कौन सिरोही सिरोही रियासत सिरोही रियासत राजा कौन? शिव सिंह। कब की थी? 11 सितंबर 1823 को। फटाक से लिख लीजिए। उसके बाद और नोट लगाकर लिखोगे भरतपुर, अलवर व कौन सा पुर? धौलपुर ने कितनी रियासतें हो गई रे? अरे बोलो। 3 रियासतों ने कौन सी संधि नहीं की? अधीनस्थ संधि नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इनको सहायक संधि के तहत ही कंट्रोल में ले लिया गया था। नहीं की। लिख लीजिए फटाक से। उसके बाद अगर पेपर आपका टॉप लेवल का बना, कौन से लेवल का? तो पूछेगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कौन सा गढ़ रे? प्रतापगढ़ के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी, सॉरी अधीनस्थ, बिल्कुल। कौन सी संधि? अधीनस्थ संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी। कोई बताएगा? जॉन मेलकम। कौन सा कम? जॉन मेलकम। बहुत बढ़िया। ये मालवा का एजीजी था जिसने वागड़ प्रदेश के साथ क्या की थी? अधीनस्थ संधि की थी। जॉन मेलकम। बिल्कुल हाँ मेहराज जी, मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी वहां पर जिस अभियान पर गए हुए हो उस अभियान पर रण क्षेत्र में अच्छे से लड़ रहे होंगे और टेस्ट रूपी सहायता जो है आपके साथ जल्द ही हमारे सेनापति लेकर पहुंचेंगे। 18 तारीख को तैयार रहे महासमर के लिए। छाप लिया? अरे छाप लिया ना? सभी की नजरें कॉपी में होनी चाहिए। वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट है। कौन सी संधि? अधीनस्थ संधि। फटाक से, अधीनस्थ संधि किसने लागू की थी रे? सबसे पहले अधीनस्थ संधि करने वाली कौन सी रोली? अरे कौन सी रोली? सबसे अंत में करने वाली कौन सी रोही? 3 रियासतों ने संधि नहीं की थी। कौन सी थी रे? भरतपुर, अलवर और धौलपुर। आंखें फाड़कर देखो सहायक संधि में ये तीनों तुम्हें मिल रही कि नहीं मिल रही है? वहां पे मिल रही है ना? इस कारण अंग्रेजों ने कहा कोई जरूरत नहीं है इनके साथ संधि करने की, क्योंकि हमने इनको कंट्रोल सहायक संधि के तहत ही कर लिया। तो इन तीनों रियासतों ने नहीं की। कंप्लीट ना? आगे बढ़ो। अंग्रेजों की तरफ से यह संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था रे? चार्ल्स। और चार्ल्स मेटकॉफ की सहायता की थी कर्नल जेम्स टॉड ने। बताया था? अरे बताया था ना? उसके बाद अगर सवाल पूछ लिया डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, या पूछ लिया वागड़ रियासतों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? कौन था?
अब सुनो अच्छे से और समझो, कितनी संधियां हो गई। अब हर अधीनस्थ संधि, ये समझ लो सहायक और अधीनस्थ करके राजपूताना की हर रियासत ने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, संधि। तो बताओ हर रियासत के अंदर अंग्रेजों को एंट्री मिली कि नहीं मिली? अरे मिली कि नहीं मिली? एंट्री मिल गई ना। अब बच्चा लोग जब एंट्री मिल गई तो ये बात पता चली दिल्ली के अंदर। कहां पता चली? दिल्ली में पता चली कि राजपूताना की हर रियासत में एंट्री मिल गई और हमने काफी रियासतों के अंदर तो पॉलिटिकल एजेंट भी नियुक्त कर दिए और कुछ अंग्रेजों की सेना भी नियुक्त कर दी। तो बच्चा लोग दिल्ली के अंदर पूरे राजपूताना को कंट्रोल करने के लिए एक विभाग की स्थापना की गई अलग से। और सबसे ज्यादा जो अधीनस्थ संधियां हुई थी, अंग्रेजों को इतनी खुशी मिली पूछो ही मत। और अधिकांश जो संधियां हुई थी कब हुई थी? कब हुई थी? 1818 में। और याद करो गिंगोली का युद्ध, कितनी रियासतें बताई थी? 5, मारवाड़, मेवाड़, आमेर, बीकानेर और टोंक। इन तीनों ने की थी, जो टोंक को छोड़कर पिछले वाले सभी लपेटे में आए 1818 में, और टोंक भी 1818 में। तो देखो जब 1818 में अंग्रेजों को पता चला कि हर रियासत अधीनस्थ संधि कर रही है, तो अंग्रेजों ने दिल्ली में रहकर, कहां रहकर? अब अंग्रेज थे होशियार, पर राजपूताना की तरफ आए तब थोड़े डपोड़ हो गए, मत्ती मारी गई उनकी। बच्चा लोग अब देखो कंट्रोल कर रहे हैं कौन से पुताना को? राजपूताना का मतलब कौन सा थान रे? और राजस्थान को ये कंट्रोल करेंगे कहां बैठकर? दिल्ली बैठकर। अब इन अंग्रेजों को कौन बताए कि ये राजस्थान है जनाब? राजस्थान के अंदर एक बाड़े में एक जानवर को बांधा जाता है खूंटा ठोक कर, और खूंटा जमीन में इतना इतना डाला जाता है, तो भी घर पर भरोसा नहीं होता। घर वाले कहते यार एक बार जाके देख के आकर खूंटा तोड़ तो नहीं दिया, सही एक नहीं है। तो अब आप बताओ, जब गाय को कंट्रोल एक बाड़े में नहीं कर सकते, गाय कंट्रोल नहीं हो रही है, तो क्या ये दिल्ली में बैठकर पूरे राजस्थान को कंट्रोल कर लेंगे क्या? अरे कर लेंगे क्या? तो ये थोड़े डपोड़ भी थे। तो सुनो, डिसीजन कहां लिया जा रहा है? किसके प्रति रे? अब बच्चा लोग दिल्ली में बैठकर अंग्रेजों ने राजपूताना पर कंट्रोल करने के लिए राजपूताना रेजिडेंसी, बोलो कौन सी डेंसी? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की कहां? कब की? अरे बोलो कब की? और इसका जो अधिकारी कहलाता था वो कहलाता था RFR, रेजिडेंट फॉर राजपूताना। और जो पहला रेजिडेंट बनाया उसका नाम था सर डेविड ऑक्टरलोनी। किसको बनाया रे? इतनी अंग्रेजी नहीं बोलनी है, गोली मारो सर डेविड को। याद करो कौन सा लोनी? सभी बोलो रे, कौन सा लोनी? अरे कौन सा लोनी? बहुत बढ़िया। अरे गुरुजी अधीनस्थ संधियों का पूरा क्रम लिखा दीजिए। शांति रख भाई, अभी टॉपिक खत्म। मुझे सब पता है मुझे क्या करना है और क्या। तो देखिए कौन सा लोनी है रे? ये पहला रेजिडेंट बना कौन सी रेजिडेंसी का? कहां स्थापना की गई? कब की गई? अब 1818 से लेकर आया सन 1831। अब जो गवर्नर जनरल था वो 1832 में आया, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। बोलो क्या नाम था रे? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा अधीनस्थ संधियां हुई 1818 में।
कौन से पुताना के साथ? पर अभी भी 1832 आ गया, हम राजपुताना को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये समस्या कहां आ रही है? तो इसने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की और का पता लगाओ क्या रीजन है। तो अंग्रेजों ने जाकर कहा किसको? बेंटिक को, का छमचिया ही छमचिया है। हाँ, राजपुताना में एक भेज नहीं बंधता, तो हम कैसे कंट्रोल करता दिल्ली से? हमें इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए। कौन से थान में? अरे कौन से थान में? तो बच्चा लोग, बेंटिक ने कहा बात तो एक काम करो, राजपुताना रेजिडेंसी को स्थापित कर दो। कौन से पुताना में? अरे कौन से पुताना में? तो देखो बच्चा लोग, स्थापना तो 1818 में ही हो गई। कहां हुई? कौन सी रेजिडेंसी की? और 1832 में इसे स्थापित किया जा रहा है। कौन से थान में? तो याद रखना बच्चा लोग, 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी डिपार्टमेंट की स्थापना जो की गई, कौन से थान में की गई? और राजस्थान का कहां की गई? तो राजस्थान का मध्य भाग, अजमेर। कौन सा मेर? अजमेर में क्यों की गई थी? सुनो, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद करो, रणथंभौर था गोविंद राज, था ना? गोविंद राज को पराजित किया था हरिराज ने। तब आया था कुतुबुद्दीन ऐबक विशाल सेना लेकर रणथंभौर, और उसने कहा था कि इस गोविंद राज से संभलता नहीं कौन सा मेर, तो मैं इस अजमेर को दिल्ली का केंद्र बना दूं, और जब भी हम आएंगे तो कौन से मेर में रुकेंगे। ये सिस्टम लागू किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत के सभी राजाओं ने दिल्ली की अजमेर की पालना की, मुगलों ने पालना की। याद करो, हल्दी घाटी का युद्ध पड़ा, योजना कहां बनाई गई? अजमेर में। अब अंग्रेज भी आए तो अंग्रेजों ने भी अपना केंद्र बनाया। कौन से मेर को? तो किसी को केंद्र ऐसे नहीं बनाया जाता, उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन होता है। तो सुनो, सन कौन सा चल रहा है? अब स्थापना हो रही है कॉन्सिडेंसी की, और राजपुताना रेजिडेंसी की जो स्थापना की गई, कब की गई रे? और इसका जो मुख्यालय बनाया गया कौन से मेर को? और बेंटिक ने कहा कि राजपुताना रेजिडेंसी का सर्वे सर्वा अधिकारी जो होगा वो कहलाएगा AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल जो बनाता वो बनाता मिस्टर लॉकेट। सीधा याद कर लो, मिस्टर अब्राहम लॉकेट है, पर आप याद कर लो मिस्टर लॉकेट को बनाया गया पहला AGG। तो सवाल जैसे पूछे वैसे उत्तर बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? पूछ लू बोले ही पक्का? फटाक से बताओ, राजपुताना रेजिडेंसी की सर्वप्रथम स्थापना कब की गई? कहां की गई? अरे कहां की गई? इसका पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना किसे बनाया गया? ऑक्टर कॉन्सालोनी। और बच्चा लोग, 1818 से लेकर 32 तक राजपुताना रेजिडेंसी कहां रही? फिर आया गवर्नर जनरल कौन? बेंटिक। कौन आया? बेंटिक ने इस राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की कौन से थान में? कब की थी रे? इसका मुख्यालय किसको बनाया? और राजपुताना रेजिडेंसी का सर्वे सर्वाधिकारी क्या कहलाता था? पहला AGG किसको बनाया? अब एग्जामिनर सवाल घुमाकर पूछता है। एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान में AGG पद का सृजन कब किया गया? अब छोरा अपने मुंह से बोलता है राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में की, पर यह पद का सर्जन कब किया ये पता? अरे भाई, जब
राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई तभी तो पद बना कौन सा? तो एजीजी पद का सर्जन भी जो हुआ वो 1800 और पहला एजीजी बना मिस्टर। छापले किया, छापो जल्दी से, लिखो नोट लगाकर, बोर्ड पर लिख देता हूं मैं, नोट लगाकर लिखो। अंग्रेजों ने राजपुताना पर, कौन सा पुताना? राजपुताना पर नियंत्रण हेतु, राजपुताना पर नियंत्रण हेतु दिल्ली में राजपुताना रेजिडेंसी, देखना कहीं कहीं पर है ना रेजिडेंसी की जगह एजेंसी भी आ जाए तो घबराना मत। रेजिडेंसी की स्थापना की गई, स्थापना की गई। अब फर्स्ट लिखोगे नोट लगाकर, वापस हेडिंग डाल दोगे राजपुताना रेजिडेंसी, सीधा लिखोगे स्थापना 1818, फिर लिखोगे रेजिडेंट फॉर राजपुताना, हाँ बिल्कुल, रेजिडेंट फॉर राजपुताना। किसको बनाया गया रे? सर डेविड ऑक्टर लोनी को, सर डेविड ऑक्टर लोनी को। और फिर लिखोगे नोट लगाकर लॉर्ड विलियम्स बेंटिक ने राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में कहां की रे? राजस्थान में की। लिख लीजिए फटाक से। लिख लीजिए फटाक से। एक एक पॉइंट को कवर अप करके चलो और हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल माइंड में भी बैठेगा और अच्छे से याद भी होगा। कंप्लीट ना? चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में कहां कर दी? जी, पीछे चंदावल भाग लिख लिया, मध्य भाग और हरावल। ओके, अब लिखो वापस वही राजपुताना रेजिडेंसी, राजपुताना रेजिडेंसी स्थापना अब कब हो रही है रे राजस्थान में? 1832। कौन से पद का सृजन हो रहा है? एजीजी पद का सृजन।
पहला कौन बना रे? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। अगर भूल जाओ तो जॉन अब्राहम का नाम याद रखना, उसका मिलता जुलता भाई है। मुख्यालय, मुख्यालय किसको बनाया गया रे? कौन सा मेर? अजमेर। और आगे लिखोगे अस्थाई मुख्यालय, वो बनाया गया माउंट आबू को। अभी बताते हैं क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। फटाक से लिखिए। चलिए, अब अच्छा लोग मुझे ये बताओ, मैंने कहा ना अंग्रेज थोड़े गेले थे। हाँ, बहुत गेले थे। हिंदी देखो, बहुत गेले थे। तो सुनिए, आवाज नहीं। हाँ, अब बोल के चुप हो जाया करो। अब अच्छा लोग हुआ किया था 1832 में उन्होंने स्थापना तो कर दी राजपूताना रेजिडेंसी की। कहां? अजमेर में। और आपको पता है ये राजस्थान है जनाब, या मई जून और जुलाई के महीने में हर कोई लोग नोरा फतेह अली खान का फैन हो जाता है और एक ही बात कहता है, हाय गर्मी। क्या कहता है? अब अंग्रेजों का रंग कैसा था रे? अरे कैसा था? और गोरे रंग को गर्मी कम लगती कि ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा लगती है। तो ये अंग्रेज भी मई जून और जुलाई के महीने में करते हाय गर्मी। क्या करते? अरे बोलो बच्चा लोग। ये अंग्रेजों के गोरे रंग को लेकर मुझे दो लाइनें याद आ रही है, और लाइनें याद आ रही है कि गोरे तो कल भी बेवफा थे, गोरे तो आज भी बेवफा, सांवला रंग तो यूं ही बदनाम है। तो सावधान रहे और गोरे रंग से हाँ याद रखना। यानी गोरे कल भी बेवफा थे, गोरे का मतलब अंग्रेज, और गोरे हाँ मतलब समझे, बाइलिंगुअल है। थोड़ा घर पे जाके सोचना, कंप्लीट ना। अरे बोलो सही है ना? तो बच्चा लोग, अब अंग्रेजों ने मुख्यालय तो बना दिया कौन से मेर को? कब बनाया? 1800। अब बच्चा लोग सभी अंग्रेज अजमेर में रहते 1832 से जैसे तैसे करके गर्मी सहन करते गए करते गए करते गए। 32 से 34 आया, 34 से 35 आया, 35 से 40 आया, 40 से 42 आया, और 42 से आया 45, और अंग्रेज कूदने लगे। कहा हाय गर्मी। तब अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, राजपूताना के अंदर ऐसा स्थान देखो कि इसी हाय गर्मी की एक लाइन है कि गर्मी में भी सर्दी है, ये कैसी गुंडा हाय गर्मी। सही है कि नहीं है? तो बच्चा लोग कहा कि ऐसा स्थान देखो, ऐसा स्थान देखो जो गर्मियों में भी क्या रहे? ठंडा रहे। तब बच्चा लोग उन्हें पता चला रोही ही रोही। अब बच्चा लोग अंग्रेज बेटे अजमेर से मई जून और जुलाई के समय जाने लगे कौन सी? रोही की तरफ। तो सिरोही की जो जागीरों के जो जागीरदार थे, राजा जो थे, उन्होंने अंग्रेजों को बचेड़ा। कहा किधर मर रिया हो, इधर उधर मरो तुम। तब बच्चा लोग अब क्या हुआ? सिरोही के अंदर हस्तक्षेप किया किसने? अंग्रेजों ने। और सिरोही के राजा से लिया माउंट।
कौन सा? आबू। और सन था, बोलो कौन सा? 1845 में ज्यों ही सीजन आता, कौन सा रे? तो एजीजी और पॉलिटिकल एजेंट और मुख्य अंग्रेजों की सेना जो एजीजी के साथ होती वो चली जाती कहां रे? अरे कौन सा? आबू। बोलो, बोलोगे क्या? अरे बोलोगे क्या? तो सावधानी हटी। एग्जामिनर अगर स्थाई पूछे तो स्थाई तो होगा कौन सा? मेर। और पूछे अस्थाई तो कौन सा? आबू। कब स्थानांतरित किया रे? अब पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ कौन सा? डेंसी। स्थापना कब हुई? एजीजी पद का सृजन भी किया गया। पहला एजीजी कौन? मुख्यालय स्थायी किसको बनाया गया? और अस्थायी मुख्यालय किसको बनाया गया? अब नीचे बढ़िया नोट लगाकर लिखो। फास्ट लिखिए। फटाक से लिखिए, नोट लगाकर लिखो। अंग्रेजों ने राजपुताना रेजिडेंसी का अंग्रेजों ने लिखते रहो रे, आवाज नहीं। क्या लिखा? अंग्रेजों ने राजपुताना रेजिडेंसी का 1845 ईस्वी में 1845 ईस्वी में अस्थायी मुख्यालय कोष्टक में लिख लो, गर्मियों में कहा? माउंट आबू स्थानांतरित किया। क्या बात है। आज के गोरे रंग का अभियान है, सावधानी हटी खीर पूरी बटी। क्या बात है बेटे, पता नहीं कहां से बातें लेकर आते हैं। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब सुनो, पहले अच्छे से देखो। अगर मैं चाहता तो सीधा यहां पर 1857 की क्रांति हेडिंग डालकर सीधा लिखता, 6 छावनियां थी, ये एजेंट थे, फलाना थे और ढीकड़े थे। सही है कि नहीं है? सुनो, मैंने स्टार्ट किया 1798 से। किया कि नहीं किया? अंग्रेजों की एंट्री रियासतों में कितनी संधियों के तहत हुई? जब अंग्रेजों का प्रभुत्व राजपुताना में हो गया तो उन्होंने स्थापना की कौन सी डेंसी की? कंप्लीट ना? तो अब तक हम पहुंचे हैं 1845। आए कि नहीं आए? अब बच्चा लोग एक और धुआंधार और खतरनाक गवर्नर जनरल आया और गवर्नर जनरल ने कहा, खूब आए और खूब, पर मेरे जैसा कोई नहीं, न तो आएगा न जाएगा। उसने कहा, मैं ऐसा रूल्स लागू करूंगा, ऐसा नियम लागू करूंगा कि घर में बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का वर्चस्व होगा, अंग्रेजों का विस्तार होगा। बच्चा लोग, उसने ऐसा रूल्स लागू किया और उसने सही कहा कि आने वाली इंडिया की जनरेशन मुझे याद करेगी। तो देख लो, वो जो आएगा और रूल्स जो लागू करेगा 1848 में लागू करेगा, 1848 में लागू करेगा, और आज है 2022। साढ़े की हड्डियां भी गड़ गई होगी तो भी आज उसको हम क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। वो है कोई और नहीं, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा हौजी? उसने भी एक नियम बनाया खतरनाक वाला, और नियम बनाया गोद निषेध नीति। कौन सी नीति? देखो शब्द आ रहा है, गोद निषेध नीति।
सुनना अच्छे से, बिल्कुल ये हमारे हिंदुओं की एक प्रथा थी। पहले क्या होता था, छोड़ो ना पहले क्या, अभी बताता हूं तुम्हें। दो भाई है, कितने भाई है? अब एक भाई के 5 हाथे तुंदे पैदा हो गए, 5-6 पैदा हो गए, और दूसरे भाई के बेचारे के सिर पर पुत्रिया ही पुत्रिया हुई। आवाज नहीं रहे, देखते रहो। तो बच्चा लोग, दूसरा भाई जो होगा वो क्या करेगा? गोद किसका? पड़ोसी का। अपने भाई के पुत्र को गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो सुनना अच्छे से। वैसे ही आया कौन सा होजी? लॉर्ड डलहौजी आया, और लॉर्ड डलहौजी ने आकर कहा मैं रोक लगा रहा हूं किसके ऊपर? गोद निषेध नीति, यानी गोद लेने का जो नियम है, परंपरा है, उसको मैं अब बैन कर रहा हूं, प्रतिबंधित कर रहा हूं। अब सुनिए अच्छे से। अब इसने कहा, लॉर्ड डलहौजी ने कहा, भारत की जितनी कितनी भी संपूर्ण रियासतें, कान खोल के सुन लो, उन रियासतों के राजा जिनके खुद के पुत्र है वो तो ठीक है, और जिस रियासत के राजा के पुत्र नहीं है वो अब गोद नहीं ले सकते। और ज्यों ही उस राजा की बिना पुत्र के मृत्यु हो जाएगी तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उस रियासत का कोई राजा भी, और उस रियासत पर अधिकार हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन सी कंपनी का? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये नियम लागू किसने किया? कौन सा नियम रे? इसी का दूसरा नाम राज्य हड़प नीति, और तीसरा नाम व्यपगत नीति। कौन सा? व्यपगत नीति। एग्जामिनर ने तीनों नाम नहीं दिए क्योंकि पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है, तो एग्जामिनर ने इसका इंग्लिश नाम पूछ लिया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। कौन सा पूछा रे? अब पूछा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस नियम किससे संबंधित है? छोरो नवा बड़ा, ये क्या आया लैप्सेस, ये तो लापसी जैसा दिख रहा है, सही है कि नहीं है? तो तीनों ऊपर वाले याद है, अब याद करना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। गोली मारो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस को, मारवाड़ी है ऐसे नाम, पर जुगाड़ हम राजस्थानी कर लेते हैं। एक बात बताओ, चाचा की लुगाई को क्या कहते हैं रे? अरे क्या कहते हैं? ताऊ के लुगाई को, अरे ताऊ के लुगाई को, मकान मालिक की लुगाई को मालकिन क्या कहता है? और डॉक्टर की लुगाई को डॉक्टरीन या डॉक्टरनी कहते हैं कि नहीं कहते? कैसे हो गई रे वो उसकी लुगाई? अनपढ़ है तो भी डॉक्टर नहीं, हाँ पर जुगाड़ू है हम। तो याद रखना, जैसे तैसे तुम्हें डॉक्टरनी या डॉक्टरीन से रिलेटेड आ जाए तो पहले तो दिमाग में आना चाहिए ये कौन सी क्रांति से संबंधित है, और इसको कहा जाता है गोद अब नहीं लिया जाएगा। कंप्लीट ना, अरे कंप्लीट ना। अब सीधा सवाल सुनो, गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान की कौन सी रियासत और क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी का अंग बना? बताओ, एनीबडी? अब सुन लो ना, तभी तो कह रहा हूं छोटे मोटे सवाल सब करेंगे। ऐसे सवाल जो करेगा ना, वही जिसमें है दम, वही है बाजीराव सिंघम। क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा कि आप अपनी प्रिपरेशन इतनी जोरों से करो कि एग्जामिनर की औकात क्या है कि वो सवाल कहां से दे। सही है कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं है? तो फटाक से लिखो अगला कारण, गोद निषेध नीति। नंबर 3, गोद निषेध
नीति, ऑब्लिक करके लिखोगे राज्य हड़प नीति। तीसरा लिखोगे व्यपगत नीति, और आगे लिखोगे डॉक्ट्रिन ऑफ लापसी, नहीं लैप्सेस, बेटा कह रहा लापसी, लिख लीजिए फटाक से। अच्छा, छींक भी तुम स्टाइल स्लो मोशन में करते हो, कोई बात नहीं, थोड़ा तबीयत का अच्छे से ध्यान रखें, मौसम में बदलाव आ रहा है। तो किस गवर्नर जनरल ने लागू की रे? लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी। और लिखो राजस्थान का सर्वप्रथम क्षेत्र व राजस्थान की रियासत। और आगे बढ़िया स्वर्णिम अक्षरों में लिख दो HW, छापो पहले। क्या बात है, एक छोरा पूछ रहा सर डाकिए की लुगाई को क्या कहते हैं? मेरे को नहीं पता, पता नहीं दिमाग कहां से लगाता है। जाकर कहना उस डाके की लुगाई को के मेरे को डाक दे। हाँ, छापो जल्दी से, आवाज नहीं रे। लिख लिया? लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए। लिख लिया ना? चलिए अब सुनिए अच्छे से, आवाज नहीं। अब तक तो देखो, ये तो कारण मैंने बताया है आपको जो 1803 से प्रारंभ हुए थे। अब सुनिए अच्छे से, अब हम आ चुके हैं 1848, आ गए ना? और ये जो रियासतें जो मैंने लिखी है ये 1852 और 53 के आसपास और 54 के आसपास किसका अंग बनेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब आ गए 1854, और क्रांति कब हुई थी? तो कारण तो खूब बने, इनके अलावा राजनीतिक कारण भी बने, सामाजिक कारण भी बने, खूब सारे कारण बने, पर एग्जामिनर पूछेगा, याद रखना, तत्कालीन कारण, यानी क्रांति के पहले ऐसा कौन सा प्रमुख कारण था जिसकी घटना के पश्चात क्रांति शुरू हो गई? तो समझाऊं अच्छे से, सुनो अच्छे से। बच्चा लोग, हुआ क्या था, अंग्रेज जो थे वो जिस बंदूक का प्रयोग करते थे उसका नाम था ब्राउन बेस। कौन सी बेस? अगर बंदूक का नाम याद नहीं हो तो सलमान खान की मूवी है जिसका एक गाना है, बेबी को, और बेबी को क्या पसंद है रे? अब सुनो अच्छे से, राखी आ रही है, तो राखी के समय हमारी बहन हुई, हमारी बुआएं हुई, बिल्कुल घर पर आएगी कि नहीं आएगी? क्या लेकर आएगी? और हमारे राजस्थान की परंपरा है कि बहनों को और बुआओं को खाली हाथ वापस। तो बहनें और बुआएं कहती है, बीरा मेरे क्या करवाना? बेस करवाना। तो भाई कहता है, बहन तुम्हारा जो बेस लाना है कौन से रंग का लाना है? तो कहती है, मेरा फेवरेट कौन सा है? तो बताओ बेस कौन सा पसंद है रे?
तो याद रखना, अंग्रेज 1857 की क्रांति के पहले जिस बंदूक का प्रयोग करते थे उसका नाम था कौन सी बेस। अब बच्चा लोग, इस बंदूक में क्या हुआ, टेक्निकल इशू आ गया। क्या आ गया? तकनीक की समस्या आ गई। सामने से दुश्मन आते, अंग्रेज बटन दबा दबा कर पागल हो जाते, पर आगे से फायर नहीं होती थी। तब तक अगला वाला दुश्मन नहीं भोगना नहीं बांटता। अब तलवारें नहीं थी, अब बंदूकें आ गई थी। अब भोगने बांटने के लिए पास में जाएगा, उससे पहले खुद मर जाएगा। तो बच्चा लोग, जैसे जैसे दुश्मन नजदीक आते तो वो बेचारा अंग्रेज जबरदस्ती दबाता, तो ब्राउन बेस में से गोली छूटती पर आगे नहीं जाती, पीछे आती। और कर्म किसके खुल जाते? या तो फायर होती नहीं, और फायर होती तो रॉन्ग वे में होती। तो अंग्रेज परेशान हो गए कौन सी बेस से, तो कहा बड़ो इसको बंद करो और लाओ नई जमाने की बंदूक। और नई बंदूक जो लाई गई उसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। कौन सी रे? अब आप कहोगे सर जी इसको कैसे याद करें, तो एनफील्ड से याद रखोगे रॉयल इनफील्ड बुलेट। कंप्लीट ना? तो एनफील्ड राइफल्स जो थी वो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण थी। अब बोलेगा कोई नहीं, जो पूछूंगा वही जवाब देगा। आपको पता है एक गेम है मोबाइल का पबजी। एक बार या दो बार भी जिसने खेला हो, ईमानदारी का परिचय देते हुए हाथ खड़ा करे कि सर जी पबजी खेला तो है। हाँ, अब ये जो पिछले वाले नीचे हाथ कर रखे हैं ना, इन्होंने रात और दिन खेला है। सुन लो, कोई बात नहीं। यानी आप यही समझो, पबजी गेम के अंदर जो भी बंदूक के प्रयोग में होती है, खेलते हैं ना, तो हर एक बंदूक की गोली जो होती है वो अलग अलग होती है। ये तो पता है ना। तो अब नई बंदूक आई कौन सी? इस एनफील्ड राइफल्स की बंदूक का जो कारतूस था वो भी अलग बनता था। तो सुनना, अलग था। और इस एनफील्ड राइफल्स के कारतूस को बनाने के लिए उस समय हमारे हिंदुस्तान में दो फैक्ट्रियां थी। एक थी सियालकोट और एक थी दमदम। कौन से दम में? अब सुनना अच्छे से, एक एक चीज बता रहा हूं। आपने अब तक तो राजवंशों में ही कहानियां सुनी, मैं मॉडर्न भी कहानियों पे पढ़ा रहा हूं। बच्चा लोग, एनफील्ड राइफल्स बंदूक आई, और एनफील्ड राइफल्स बंदूक आई तब इसके कारतूस के लिए, गोली के लिए कितनी फैक्ट्रियां बनाई गई? सियालकोट और दमदम। अब वहां पर इस बंदूक का क्या बनता था? कारतूस। तो उस फैक्ट्री के अंदर एक निम्न वर्ण यानी छोटी जाति का व्यक्ति मजदूर काम करता था। तो वो मजदूर काम कर रहा था बच्चा लोग, तो उसे क्या लगी? प्यास लगी। तो वो फैक्ट्री से जहां पर पानी पीने की व्यवस्था थी वो वहां पर गया, और मटकियां वगैरह थी। पहले तो ये आपके थे नहीं, हाँ, तो बिल्कुल मटकी थी। तो मटकी का ढक्कन खोला तो सभी मटकियों में पानी। तो उस मजदूर की प्यास इतनी भयंकर थी कि वो फैक्ट्री से चलकर आउटडोर की तरफ आया। तो वहां पर एक उच्च वर्ण का अधिकारी था, मतलब अधिकारी तो था ही था, उच्च जाति का था। उसका ऑफिस बना हुआ था, और उसके ऑफिस के जस्ट बाहर क्या पड़ी थी? मटकी। तो उस मजदूर की प्यास इतनी भयंकर थी बच्चा लोग कि वो गया और मटकी के ढक्कन को हटाया और क्या पी लिया? पानी। यह दृश्य बाहर खड़े उस अधिकारी ने, जो उच्च जाति का था, उसने देख लिया। अब वो दौड़ा दौड़ा आया और उस निम्न वर्ण के मजदूर को लात मारी। वो मजदूर जमीन पर गिर गया, और जमीन पर गिरे हुए ही उसने कहा, साहब जी मुझे क्यों मारा? तो उस अंग्रेज नहीं था, हमारी जाति का ही अधिकारी था। तो उसने कहा, मूर्ख, तू निम्न जाति का और तूने मेरे मटकी के पानी को टच किया। अगर ये मैंने पी लिया तो मेरा धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। तब बच्चा लोग, वो मजदूर नीचे पड़ा नाना पाटेकर की तरह हंसने लगा।
इंस्टा पर देखते हो ना, वो ऐसे हंसता है, जैसे वो भी हंसने लगा और कहा अंग्रेज सॉरी उस अधिकारी को, उच्च अधिकारी को कहा कि साहब जी, अगर ये बात है कि आपके अब इस पानी पीने से अगर आपका धर्म भ्रष्ट होता है तो मस्त रहो, तुम्हारा धर्म कब का ही भ्रष्ट हो चुका। तो उस उच्च वर्ग के अधिकारी ने हंसकर कहा नहीं नहीं, मैंने पानी पिया ही नहीं, अभी भ्रष्ट नहीं हुआ। तब कहा कि तुम्हारे कंधे में पीछे कौन सी राइफल डाली हुई है, और हम इस एनफील्ड राइफल्स का फैक्ट्री के अंदर क्या बनाते हैं, कारतूस। और ये कारतूस बनने के बाद इस कारतूस की जो टोपी है, इसको हम गाय और सूअर की चर्बी से पैक करते हैं, और यही कारतूस तुम्हारे पास आता है। तुम्हारे हाथों से जब नहीं खुलता है तब तुम इसे किससे खोलते हो, मुंह से खोलते हो। तो गाय और सूअर की चर्बी तुम्हारे शरीर में जारी है। अब बोल, तेरा धर्म भ्रष्ट हुआ क? तब बच्चा लोग उसने वो बंदूक उतार कर फेंकी और एनफील्ड राइफल्स, और हम पढ़ते हैं ना गाय और सूअर युक्त चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ये बात कहां से उठी, सियालकोट और दमदम की फैक्ट्रियों से। और ये बात आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में कि एनफील्ड राइफल्स का जो हमारे पास कारतूस आ रहा है, इसमें किसका प्रयोग हो रहा है। और इसकी पहली घटना घटित हुई बैरकपुर की छावनी में। पांडे ही पांडे, याद है कि नहीं है? तो बच्चा लोग पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि पूरी चीजें याद हो जाए। तत्कालीन कारण जो बना वो बना एनफील्ड राइफल्स, और एनफील्ड राइफल्स का गाय और सूअर की चर्बी युक्त कारतूस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? पिछला वाला पढ़ते हैं ब्रेक के, देखना ना भूले। ओके।